हेलो बच्चों, मैं प्रभात दत्ता आप सभी बच्चों को आपके अपने YouTube चैनल एकेडमी ऑफ योद्धा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं की साइंस की पूर्ण तैयारी करवाने के लिए मैं आ रहा हूं, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी संभावित प्रश्नों जो बोर्ड परीक्षा के आधार पर पूछा जाता है उसकी 100% सफलता की गारंटी को देते हुए हम आपको पूर्ण तैयारी करेंगे। अब आप साइंस की फिजिक्स और केमिस्ट्री को बारी बारी से देखेंगे, तो पहले हम उसके सिलेबस को जान लेते हैं। तो आप पहले फिजिक्स का सिलेबस देख लीजिए। साइंस में आपको जानना है कि साइंस हमारे पास 3 ब्रांच हैं। तीनों ब्रांच में पहला आपका है फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी, जिसमें हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है। तो हम फिजिक्स में आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले इसका सिलेबस की क्या क्या है। पहले हम सिलेबस देख लें। भौतिकी, इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत धारा। नेक्स्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एंड नेक्स्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। और एक और चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये तो हमने फिजिक्स का सिलेबस देख लिया। अब हम केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो पहला चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। चलिए केमिस्ट्री अब केमिस्ट्री के सिलेबस को हम देख लें। केमिस्ट्री में हमारा क्या क्या पढ़ना है हमें और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, तो हम अध्याय बाय अध्याय हम देखते चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर है इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। नेक्स्ट धातु एवं अधातु। और चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, जिसमें आपको पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, नेक्स्ट अम्ल, क्षार एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु, और नेक्स्ट तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण।
तो आपने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का ही आपने सिलेबस देख लिया। अब हम फिजिक्स के पहले चैप्टर पर आते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए डिस्कस करते हैं पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, सबसे पहला हमको जो इस चैप्टर को पढ़ना है तो किसका परावर्तन या किसका अपवर्तन, तो हम देखते हैं कि परावर्तन हमको पढ़ना किसका है, तो प्रकाश का, राइट। जब हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो सबसे जाने पहले कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो सबसे पहला कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अब हम आते हैं, ठीक है ऊर्जा का रूप है, कोई कोई कहते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम देखते हैं, तो ये प्रकाश का क्या है, फंक्शन है, वो क्रिया है उसकी। तो प्रकाश मूल रूप से क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब है कि प्रकाश की क्रिया क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो प्रकाश हमें किसी भी वस्तु के दृष्टिगोचर होने में सहायक होता है, दृष्टिगोचर अर्थात देखने में सहायक होता है, यानी प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये हो गई प्रकाश की क्रिया, ठीक है। अब उसके बाद है कि प्रकाश अगर ऊर्जा का एक रूप है तो उसकी प्रकृति होगी, तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो प्रकाश द्वैत प्रकृति को धारण करता है, अर्थात प्रकाश की दो प्रकृति होती है, यानी इट हैज डुअल नेचर, यह दो प्रकृति को दिखाता है। पहला तरंग की प्रकृति और दूसरा कण की प्रकृति, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब इसी पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि प्रकाश के आधारित आपने जो घटना देखा है, एक है परावर्तन और एक है अपवर्तन। इसी में आपको यह भी जानना है कि कौन सी घटना जो होगी वो परावर्तन या अपवर्तन, जो भी घटनाएं होगी वो किस आधार पे होगी, किस नेचर के आधार पे होगी, वो कण के आधार पे होगी या तरंग प्रकृति के आधार पर होगी। तो हम देखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहला प्रश्न जहां मेरा था वहां से शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न कि प्रकाश क्या है, तो आपने जान लिया प्रकाश क्या है, तो आपने जाना क्या है ये प्रकाश, तो ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न, आपने इसी पर पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसकी क्रिया क्या है, इसकी क्रिया क्या है, अर्थात इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी क्रिया क्या है अर्थात इसका फंक्शन क्या है, यानी इसका काम क्या है। तो यह किसी भी वस्तु के दृष्टिगोचर होने में सहायक होता है, किसी भी वस्तु के दृष्टिगोचर होने में सहायक होता है। अब आप एक नया शब्द यहाँ पे पढ़ा, दृष्टिगोचर। दृष्टि का मतलब हुआ देखना, गोचर का मतलब होता है प्रतीत होना। तो किसी भी वस्तु को यह दिखने में क्या करता है, सहायता करता है, यानी प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया हो गई। अब हमने इसके बाद अगला इसका बताया था कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकृति दैट मीन्स कि इसका नेचर क्या है, नेचर क्या है। तो इट हैज डुअल नेचर, यानी कि इसकी द्वैत प्रकृति है, इसकी द्वैत प्रकृति है। कैसी द्वैत प्रकृति है, कौन कौन सी प्रकृति है, तो देखिए द्वैत प्रकृति एक है पार्टिकल लाइक,
दूसरा है वेव, यानी कि एक है तरंग की प्रकृति और दूसरा है कण की प्रकृति। ठीक है, अब जब हमने इसके दो प्रकृति को पढ़ा तो हम स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो प्रकृति है तो इस पे आधारित जो घटनाएं होंगी वो भी दो तरह की होंगी। अब कण के आधार पर के कौन सी प्रकृति है, कौन सी घटनाएं हैं और तरंग पे आधारित कौन सी घटनाएं हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इस पे कौन सी आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं कि कण प्रकृति पर आधारित घटनाएं, कण प्रकृति पर आधारित घटनाएं। तो कण की प्रकृति के आधार पर कौन कौन सी घटना होती है। तो सबसे आपका पहला परावर्तन, दूसरा हो गया आपका अपवर्तन, तीसरा हो गया आपका प्रकीर्णन। ठीक है, अब कण आधारित आपने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है तरंग आधारित घटनाएं, तरंग पर आधारित घटनाएं। अब है तरंग पर आधारित घटनाएं क्या है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कण पार्टिकल नेचर पर आधारित जैसे घटना थी परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इसी तरह से तरंग पर भी आधारित घटना में परावर्तन, अपवर्तन ये आता है। इसके अलावा जो है जो फिक्स है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो वो है विवर्तन। सबसे पहला है विवर्तन जो सिर्फ और सिर्फ तरंग प्रकृति पर ही आधारित है, विवर्तन। उसके बाद है व्यतिकरण एंड थर्ड है ध्रुवन। ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ तरंग पर आधारित है। हिंदी इंग्लिश में जान ले, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। दिक्कत हो तो ऐसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और ये ध्रुवन, ये हो गया पोलराइजेशन। तो ये तीन घटनाएं हैं जो तरंग आधारित हैं, ये तीन घटनाएं हैं जो कण पे आधारित हैं। अब इसके बाद ये घटनाओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न आता है कि आखिर प्रकाश की घटनाएं है, दो प्रकृति है, प्रकृति के आधारित पे हमने पढ़ा। अब जानेंगे कि प्रकाश जो चलता है वो कैसे चलता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रकाश अगर चलता है तो वो कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है या ऊपर नीचे होके चलता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न हमारा आता है यहां पर में कि प्रकाश कैसे चलता है या कैसे गमन करता है। तो सीधा सा आंसर आता है कि यह सीधी रेखा में गमन करता है, यह सीधी रेखा में गमन करता है, अर्थात सीधी रेखीय सरल रेखीय पाथ पर यह चलता है, सीधी रेखा पर चलता है। अब है कि सीधी रेखा पर जो गमन करता है इसको क्या बोलते हैं। तो सीधी रेखा पर गमन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देख लिया कि सीधी रेखा में गमन करता है। अब जैसे कण की प्रकृति थी, तरंग की प्रकृति थी, तो तरंग हम जानते हैं कि तरंग कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है, वो ऊपर और नीचे होकर चलती है। ठीक है, इस आधार पे देख लें कि इसकी फिर आवृत्ति कैसी होती है। आवृत्ति ही बताएगा
कि इसकी आवृत्ति कैसी होती है, इसकी आवृत्ति कैसी होती है। तो इसकी आवृत्ति होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि यह ऋजुरेखीय गमन, यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। अब सबसे वाइटल प्रश्न, यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकाश पर में ये आता है, क्या प्रकाश के गमन करने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के चलन के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं, प्रकाश के गमन करने के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए किसी भी मीडियम की अर्थात माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं, क्या प्रकाश के गमन करने के लिए या संचरण करने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका सीधा सा प्रश्न आता है नहीं। नहीं, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात कोई माध्यम हो या नहीं हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात यह निर्वात में भी गमन करता है और किसी माध्यम में भी गमन करता है। तो हमने पढ़ा निर्वात में, एक शब्द पढ़ा निर्वात। तो निर्वात का मतलब क्या हुआ? निर्वात क्या होता है? तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसे बनता है, निह जोर वात। नी का अर्थ होता है नहीं, वात का अर्थ हुआ हवा, अर्थ हवा यानी कि एयर। नो, इसका मतलब हुआ कि जहां पर में एटमॉस्फेयर ना हो, अर्थात जहां पर में कोई मीडियम नहीं हो, वहां पर में भी प्रकाश संचरण करता है, यानी वहां भी प्रकाश गमन करता है। तो सीधा सा अर्थ हुआ कि प्रकाश जो है, इसका मतलब है कि यह क्या है? यह फोटोन का बना हुआ होता है, जिसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगला प्रश्न इस पर में आता है कि निर्वात में इसका वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख मीटर दूरी तय करता है। ठीक है। तो ये हुआ इस पे आधारित प्रश्न। अब तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और फिर चैप्टर बाय चैप्टर जो है, अध्याय बाय अध्याय जो है, आप इस चैप्टर को हम फिर आगे ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर ऐसे डिस्कस करते हुए निरंतर आपके साथ आपके अपने ऐप एकेडमी ऑफ योद्धा पे हम अवेलेबल रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।